नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस स्पेशल प्रोग्राम सियासी चाल भूचाल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, वार्तिक टीवी का ये स्पेशल फीचर है जिसमें हम राजनीति को डिस्कस करते हैं, किस तरह की राजनीति देश में और हमारे विभिन्न प्रदेशों में चल रही है, राजनीतिक पार्टियां किस तरह के चुनावी गेम में लगी हुई हैं, किस तरह से सत्ता प्राप्ति के नित नए अपने शतरंजी प्रयासों में चल रही है। ये हमारे प्रोग्राम का मुख्य विषय रहा करता है और इस मुख्य विषय के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ होते हैं राजनीति में लगभग 6 दशक का सक्रिय अनुभव रखने वाले राजनीतिक चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्राजीत सिंघवी। चंद्राजीत सिंघवी के लंबे चौड़े राजनीतिक अनुभव का लाभ हम इसलिए भी लेना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह की राजनीति उन्होंने देखी है, जो राजनीतिक एकदम भारत के लिए ये जो नए तरह का नेशन स्टेट का समझ लीजिए या कि डेमोक्रेटिक सेटअप का समझ लीजिए, ये एक नया संचलन था, एक नई बयार थी जिसको कि इन्होंने शुरुआती दौर से देखा। अब किस तरह का ये दौर हमारा परिपक्व होता जा रहा है या कि नहीं हो रहा है, क्या हमारे नेता वाकई प्रजा रंजन के लिए काम करना चाहते हैं या कि खुद के रंजन के लिए काम करना चाहते हैं, क्या सत्ता की ही प्राप्ति ही उनका मुख्य ध्येय रह गया है या कि कोई सेवा का भी कार्य बचा हुआ है, क्या राजनीतिक पार्टियां इस तरह से सोचती भी हैं क्या कि हम किस तरह से राज करें या कि विपक्ष में रहें तो किस तरह से विपक्ष की भूमिका को निभाएं। इन्हीं सब मुद्दों को डिस्कस करने के लिए हम चंद्राजी जी को आपके समक्ष लेकर आते हैं हर बार। तो चलिए करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत और चलते हैं चंद्राजी सिंघवी का स्वागत करते हैं। सिंघवी साहब, स्वागत है आपका, नमस्कार। धन्यवाद सुभाष जी। जी, तो प्रोग्राम की शुरुआत कर रहे हैं और पहला जो मुद्दा है वो हमारे दर्शकों के लिए भी हम रख देना चाहते हैं। ये वैसे तो न्यूज है, इसमें आपका कोई इनपुट हो, कोई कमेंट हो तो आप जरूर कीजिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एजुकेशनल डिग्रीज हैं, इनको लेने के लिए एक तरह की आरटीआई समझ लीजिए, सूचना मांगने का जो काम होता है, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल ने किया था। इसमें जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसने नोटिस जारी किए थे गुजरात यूनिवर्सिटी को और दिल्ली यूनिवर्सिटी को और पीएमओ को। इस मामले में गुजरात यूनिवर्सिटी ने गुजरात हाईकोर्ट में इस बात के लिए अपील की कि हम कोई भी तरीके से बाध्य नहीं है कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा मांगी गई कोई इंफॉर्मेशन हम किसी इंडिविजुअल की दें, जब तक कि वो कोई बहुत बड़े जनहित का मामला ना हो या कि उस सूचना से किसी का भला ना होता हो। इस मामले में यूनिवर्सिटी का स्टैंड था और यूनिवर्सिटी की तरफ से फिर वहां पर बात रखी गई और फैसला 2 महीने पहले हो चुका था, लेकिन फैसला सुरक्षित रखा गया। आज हाईकोर्ट के जो जज हैं, गुजरात हाईकोर्ट के जज बीरेन वैष्णव, उन्होंने इस मामले में अपना फैसला दिया और फैसले में अरविंद केजरीवाल के ऊपर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए उनकी इस मांग को ठुकरा दिया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी डिग्री लेने के लिए अधिकारी हैं। तो ये एक मामला सामने आया है जिसमें कि हाईकोर्ट ने कहा कि आप किसी भी तरह से इसमें किसी को तंग नहीं कर सकते हैं कि वो आपको जानकारी दे। और इस बात के लिए भी उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री होने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है लोकतंत्र के हिसाब से, हमारे संविधान के हिसाब से, कि उसके पास कोई डिग्री है या नहीं है, वो पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है। तो इस तरह का गुजरात हाईकोर्ट ने इंटरप्रिटेशन दिया है। आप कुछ कहना चाहेंगे क्या इस मामले में? जरूर कहना चाहूंगा। अगर एजुकेशन डिग्री सब कुछ होती तो संविधान में उसका प्रोविजन होता। क्या अंबेडकर जी में इतना दिमाग नहीं था? और आप जहां तक डिग्री का सवाल करते हो, आप तो प्रधानमंत्री की बात करते हो। मैं उस आदमी का उदाहरण देने वाला हूं जिसके सामने प्रधानमंत्री हाजिरी में खड़े रहा करते थे। जो चाहता वो सरकार बनाता था और वो चाहता वो बिगाड़ता था। वो था कामराज नाडार। वो तो पढ़ा लिखा ही नहीं था, उसने सरकारें बना दी। मोरारजी देसाई के सामने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। शिक्षा नहीं, अनुभव चाहिए, अकल चाहिए, बुद्धि चाहिए, बैकग्राउंड चाहिए, परिपक्वता चाहिए, सोचने की ताकत चाहिए। और नरेंद्र मोदी में वो सब है। उनकी डिग्री पूछने वाले आदमी की खुद की डिग्री मैं पूछना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए यह प्रश्न तो बेकार था। और केजरीवाल ने 25,000 रुपये जुर्माना किया। उनके स्तर को देखते जुर्माना बहुत कम है, मगर कर दिया तो कर दिया। इससे आपका हमारा कोई रोल नहीं है। राइट। वैसे भी हम यदि इस बात को यूं ले जाएं और भारतीय संस्कारों के हिसाब से यदि हम देखें, भारतीय पुरातन परंपराओं के हिसाब से यदि हम देखते हैं, तो मैकॉले की जो शिक्षा पद्धति है, ये जो हमारे ऊपर थोपी हुई पद्धति है, इसमें जो पट्टा दे दिया जाता है एक डिग्री के नाम पर, हमारी परंपराओं के तो ये विपरीत बैठता है। क्योंकि हमारी जो एजुकेशन है वो तो संस्कारों के ऊपर आधारित एजुकेशन है। हम संस्कारों से एजुकेट होने वाले लोग थे, जो कि गुरुओं के पास में संस्कार लेकर आते थे। यदि संस्कारित कोई व्यक्ति है, उसके पास कोई डिग्री नहीं भी है,
तो वो कुछ भी बन सकता है और उसके लिए जनता। सुभाष जी, बुद्धि 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 और डिग्री का सामंजस्य नहीं होता है। यस, पूरे हिंदुस्तान की 37 यूनिवर्सिटीज की नेशनल बॉडी का मैं तो लॉ प्रीवियस फेलियर प्रेसिडेंट बन गया। कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, बुद्धि होनी चाहिए, सोच होना चाहिए, राष्ट्रीयता होना चाहिए, संस्कृति होनी चाहिए, सनातन के प्रति प्यार होना चाहिए, देश को समझने की ताकत होनी चाहिए, अंतरराष्ट्रीय नीति को समझने की ताकत होनी चाहिए। इन एक भी गुण पर नरेंद्र मोदी किसी भी व्यक्ति से दूसरे नंबर पर नहीं है। उनका प्रधानमंत्री बनना उनकी शिक्षा का मोहताज नहीं है। उनका प्रधानमंत्री बनना तो देश के लिए गौरव की बात है। क्या पता लोगों के दिमाग में क्या खटपल आ जाते हैं, छोटे छोटे उल्टे उल्टे सवाल पूछते रहते हैं, उल्टी उल्टी बात करते रहते हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है। नरेंद्र मोदी में जब मैं कहता हूं कई बड़े 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 शिक्षा वाले प्रधानमंत्री आ गए, मगर उन सबसे ज्यादा तार्किक राइट, सोचने की ताकत, राष्ट्रीयता की परिभाषा, अंतरराष्ट्रीय ताकत, अंतरराष्ट्रीय रिश्ते, इस सब पे नरेंद्र मोदी 100% परिपक्व व्यक्ति है। मैं तो चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी परमानेंटली जब तक ये पद्धति चल रही है अधिक से अधिक समय तक वो बने रहें, और वो बने रहेंगे। अरे उम्र का तकाजा, वो तो सिद्धारामैया को टिकट दिया है ना, 80 साल के ऊपर है ना, ये सब तकाजे वकाजे बेकार है। नरेंद्र मोदी 2029 के बाद भी प्रधानमंत्री बने, ये इस देश का सौभाग्य होगा और इस सौभाग्य पर उन्हें खरा उतरना होगा। राइट। तो वैसे भी यदि हम देखें कि डिग्रियां होने के बाद भी यदि आपका आचरण ठीक नहीं है, आप लंपट हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप जनता से जबरदस्ती के वादे करते हैं और निभाते नहीं हैं, इधर उधर की बात करके आप जनता को गुमराह करते हैं, तो फिर उस डिग्री से तो कोई फायदा नहीं। यदि अनपढ़ आदमी भी है और सच्चरित्र है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। भारतीय संस्कारों के हिसाब से हम बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री को कोई इनोवेशन करना नहीं है, कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में जाना नहीं है, उनको केवल संस्कारों के हिसाब से देश को चलाना है। तो ये बात आपने ठीक कही। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक लाइन में भूल गया कहना, अनपढ़ था, वाल्मीकि ने रामायण लिख दी थी, वेद व्यास के चारों बच्चे थे तो उन्होंने वेदों का निर्माण कर लिया। जरा इन कम अक्ल लोगों ने जो ऐसे सवाल पूछते हैं उनको समझाओ कि भारत को समझो, संस्कृति को समझो, हमारे इतिहास को समझो, हमारी विगत को समझो। आगे पूछिए, आपको जो पूछिए। बिल्कुल ठीक बात है। राहुल गांधी को लेकर एक सवाल हमारा आपसे है कि यदि राहुल गांधी को न्यायालय से कोई रिलीफ नहीं मिलती है और उनके कन्विक्शन के ऊपर रोक नहीं लगाई जाती है तो राहुल गांधी का किस तरह का भविष्य आपको नजर आता है और राहुल गांधी को क्या करना चाहिए? देखिए, इस पर मेरा जवाब कुछ अजीबोगरीब होगा। अगर राहुल गांधी को सजा हो जाती है तो बेल हो जाएगी, बेल में कोई रोकने वाला नहीं है, तब राहुल गांधी आजाद होंगे। लेकिन तब कांग्रेस में दम हो तो राहुल गांधी को जिंदा करने के लिए एक ही तरीका है, खड़गे को हटाकर राहुल को प्रेसिडेंट बनाकर एज ए प्रेसिडेंट हिंदुस्तान में दौरा करो, तब तो राहुल की कीमत होगी। वरना न तो पार्टी पदाधिकारी, न राष्ट्रीय पदाधिकारी, न एमपी, न एमएलए, न चुने हुए, न जीते हुए, कुछ भी नहीं, तो राहुल गांधी का भविष्य निश्चित रूप से अंधकार में होगा। लेकिन अगर कांग्रेस त्याग करे, सैक्रिफाइस करे और नियत के हिसाब से राहुल गांधी के प्रति अपना सम्मान प्रकट करे तो बनाइए ना उनको खड़गे का प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बन के जो घूमेंगे तो जो एक एमपी बन के घूमते थे उससे ज्यादा सम्मान होगा। पर मुझे मालूम है खुदगर्ज कांग्रेस के लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर ये खुदगर्ज कांग्रेस ना होती तो अब तक कभी का सचिन पायलट चीफ मिनिस्टर बन गया होता। बना क्या वो मालूम नहीं है। 25-50 हजार की भीड़ आती है और जिसके पीछे 4 आदमी नहीं है, उस आदमी को आपने बना के रखा है। व्हाट इज दिस? इसका सीधा मतलब है कि कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। हाँ ठीक है, राहुल गांधी ने बोला तो गलत ही था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तब मैंने कहा था कबीरा जिना बावरी कही गया सड़क पताल, आप उनके भीतर है जूती खाद कपाल खाली ना, क्या बाकी रह गया हो? इसलिए आपका ये प्रश्न राहुल गांधी की भूमिका क्या होगी उसका मैं जवाब दे रहा हूं। राहुल गांधी सरकार में आए ना आए, एमपी में आए ना आए, राहुल गांधी को जिंदा रखना है तो राहुल गांधी को कांग्रेस संगठन का मुखिया बनना पड़ेगा। अन्यथा राहुल गांधी को वही बात 9 दिन खिंचियाड़ी, 9 दिन और फिर 13 दिन के बाद भूल जाएंगे, लोग भूल जाएंगे और इस भूल से कांग्रेस का नुकसान तो होगा ही। और मैं बहुत कट्टर बीजेपी का आदमी हूं, नरेंद्र जी का भक्त हूं, मगर मैं भी नहीं चाहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर राहुल गांधी की आवाज 0 हो जाए, ये अच्छा नहीं होगा। मगर कानून है, कानून पर कमेंट नहीं किया जा सकता। अब वो कहते हैं साहब की कोर्ट के फैसले पर बोलता हूं कंटेम्प्ट का पार्टनर होता है। मैं कंटेम्प्ट करने वाला आदमी नहीं हूं, मैं मानता हूं कोर्ट का जो है वो है। और एक बार मैं फिर वही बात दोहराता हूं,
जो स्वर्गीय नाथूराम जी मुर्जा ने मुझे कही थी, चंद्रराज एक बात को ध्यान रखना, कानून की समस्या का हल केवल कानून से होता है, लोकतंत्र की समस्या का निराकरण केवल लोकतंत्र से होता है। इसलिए जब तक कानून राहुल गांधी को माफ नहीं कर देता है, सजा वापस तो बन नहीं सकते। एक बार तो सुप्रीम कोर्ट भी अगर आदेश दे दे, लेकिन ये लोकसभा के स्पीकर का अधिकार होगा कि अंतिम फैसला लोकसभा में स्पीकर का होता है, और स्पीकर से को न्याययात्रा की बात करना भी गलत है। इस परिस्थिति में स्पष्ट है कि राहुल गांधी का भविष्य लटका हुआ है, अदर में लटका हुआ है, झूले पर लटका हुआ है। अब इसको झुलाना, गिराना, संभालना, ये कांग्रेस का लुकआउट है। अब कांग्रेस का लोग कांग्रेस नहीं समझे तो कांग्रेस भुगते। इस प्रकार का इससे ज्यादा कोई बेहतर जवाब देगा मैं उम्मीद नहीं करता। राइट। वैसे तो राहुल गांधी की इस स्थिति को, गति को, दुर्गति को, सुगति को, जो भी आप कह लें, लेकिन इससे कईयों के तो घरों में दिवाली के दिए जल रहे हैं, लेकिन हम उस पर नहीं जाना चाहते। हम आना चाहते हैं आपकी कर्मभूमि राजस्थान पर, जहां पर की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में दिए नहीं जल रहे हैं? राहुल गांधी की स्थिति पर राजस्थान में भी तो दिए जल रहे हैं। आप जानते हो कहां जल रहे हैं, कौन जला रहा है, लेकिन मैं स्पष्टीकरण नहीं करना चाहता। हम उसमें आरोप लगाना मेरी आदत नहीं, हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। ठीक है, वो उनकी मर्जी है कि वो जो शीर्ष परिवार है, प्रथम परिवार है, उसमें यदि इस तरह की आ गई है स्थिति की घुटनों के बल है परिवार, तो अब कहीं की चांदी चवन्नी चलेगी, तो उसमें हम जाना नहीं चाहते। लेकिन आते हैं इस बात के ऊपर कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो तनातनी चल रही है, और जो ये जो कानूनी विवाद भी चल रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं, और इसका क्या आखिर रास्ता क्या है, और इसका विवाद का हल क्या होता हुआ दिखता है, या कौन जीतेगा इन दोनों में से? इसकी विवाद की जड़ में तो जोधपुर का लोकसभा का चुनाव है, जहां अशोक गहलोत के पुत्र वैभव को 3.5 लाख वोट से गजेंद्र जी ने हरा दिया। वो अभी तक पचा नहीं, तो मनना तो ईड ही। अब गजेंद्र सिंह शेखावत भी जरूरत से ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। वो ये चाहते कि मेरा विरोध हो ही नहीं, है पॉसिबल नहीं है। जब आप ये कहते हो कि अपराध की सजा मिलेगी तो कांग्रेसी को मिलेगी, तो बीजेपी वाले को मिलेगी। अगर अशोक गहलोत बढ़ चढ़ करके कहते हैं कि मेरे पास सबूत है कि पैसा भेजा गया इंडोनेशिया में, वो इन्होंने भेजा तो लाते क्यों नहीं? करे ना स्पष्ट। बाद में कभी कभी कहते हैं एसओ जी के पास सारे प्रूफ है, तो प्रूफ दबा के क्यों बैठे हो? आर यू प्रेशराइजिंग हिम? अगर आपकी हैसियत है, करने की औकात है, करने की ताकत है, करने का तो करिए। मगर एक बात मान के चलना, न्यूटन का 3rd लॉ भूलना मत। हर फेंकी हुई बॉल वापस उसी स्पीड से आती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसको भूलना मत। ये समय बदलता रहता है, किसी का हथियार कुछ होता है, किसी का हथियार कुछ होता है, इसके बीच में कोई मध्यस्थता करने वाला नहीं है। एक बार जब बाणासुर ने त्रिशूल का प्रयोग किया तो बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र को सामने उतार दिया, पर उस समय थे ऋषियों ने आकर के कहा ये प्रलय हो जाएगी, अपने अपने हथियार वापस दो लिए। ऐसी स्थिति मुझे लगती नहीं है। ये संघर्ष अंत तक चलेगा। एक का राजनीतिक वैभव और दूसरे का राजनीतिक पराभव, ये दोनों एक दूसरे से मुक्त नहीं होंगे, और होना भी चाहिए। लड़ाई है, लोकतंत्र में लड़ाई कोई बुरी चीज नहीं है, लोकतंत्र में विरोध कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन बार बार कहना, गुड़काना, धमकाना, ये गलत है। एक्शन वो है जो मुंह से बोले, एक्शन वो नहीं जो मुंह से बोले नहीं। एक्शन वो है जो करे, जो प्रैक्टिकल है, तब उसको मैं एक्शन मानता हूं। ऐसी कोई स्थिति अभी है नहीं। न तो कोई गजेंद्र सिंह जी गिरफ्तार होने वाले हैं, न कोई अशोक गहलोत की सरकार डिस्मिस होने वाली है। अभी दोनों ने अपने अपने हथियार छिपा के रखे हैं। देखते हैं, किसी के पास में अग्निबाण होगा तो किसी के पास में वर्षा बाण होगा, देखते हैं। पर आम जनता को तो इस लड़ाई से नुकसान ही नुकसान है। न सेंट्रल गवर्नमेंट को रक्षा कर पाती है, न स्टेट गवर्नमेंट को कर पाती है। इन दोनों की लड़ाई से आम जनता का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। इन दोनों को इस बात को समझना चाहिए। राइट। एक और बात है, वैसे आज का टॉपिक नहीं है हमारा, लेकिन एक और बात है इसमें कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। ये पूरे देश में एक नया फैशन आया है, ये 70 के आसपास के दशक से आया है। अदरवाइज पहले के जब टाइम में लोग केंद्रीय मंत्री बनने के लिए प्राथमिकता रखते थे, क्योंकि पूरे देश का एक आपके पास अनुभव होता है, पूरे देश का काम आप संभाल सकते हैं। लेकिन मंत्रालयों की या तो स्थितियां कमजोर हुई हैं, या मंत्री काबिल नहीं बनाए जाते हैं कि केंद्र का मंत्री, और उसकी इच्छा है कि वो सीएम बने। तो ये एक बड़ा अजीब हमारे देश में चल रहा है। जब लोकसभा का अध्यक्ष तो केंद्रीय मंत्री से ऊपर होता है, उसका तो 4था नंबर है लिस्ट के अंदर। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा अध्यक्ष एवं मुख्य न्यायाधीश भारत, ये बराबर के पद है। जब लोकसभा का अध्यक्ष सीएम बनने का मुंह धोले
तो मंत्रियों की विचारों की क्या गलती है? दूसरा, मंत्री को मिलता क्या है? मंत्री को वो नहीं मिलता जो मुख्यमंत्री को मिलता है। एक मुख्यमंत्री के अंदर सैकड़ों आईएएस होते हैं, सैकड़ों आईपीएस होते हैं, खुद के हवाई जहाज होते हैं, खुद का हेलीकॉप्टर होता है, खुद का प्लस जेट से ज्यादा प्रोटोकॉल होता है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, मंत्री तो मंत्री होता है। इसलिए हर मंत्री को वो मंत्री बचे नहीं कि मुरारजी देसाई जैसा मंत्री हो या सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसा मंत्री हो, ऐसे मंत्री बचे नहीं। वो मंत्रियों का जमाना गया। अब यही तो हम कह रहे हैं, हमारा इशारा यही है कि निजी सेवकों में कोई फर्क नहीं है। कोई निजी सेवक क्यों बनेगा? सीएम इज हेड ऑफ द स्टेट। वो स्टेट का खुदा समझता है अपने आप को। नहीं, बट अब जैसे आपने बहुत सारे नाम लिए हैं, ये नाम थे स्टॉलवर्ट कैसे बने? इन्होंने काम किया है। काम, आपके पास एक मंत्रालय है, भारत सरकार का मंत्रालय है, आप काम करके दिखाइए, पूरे भारत में आपका नाम होगा, भारत की जनता आपका प्रोटोकॉल रखेगी। आप एक छोटे से स्टेट की बात करें। देखिए, आप इस काम की बात नहीं है, आराम की बात है। मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री ही होता है। वो जिस स्टेट का होता है उसका वो अपने आप को बेरहमी से खुदा समझता है। मंत्री को वो अधिकार नहीं होते हैं। मंत्री को प्रधानमंत्री की आज्ञा लेनी पड़ती है। कैबिनेट सब कमेटी में मामले जाते हैं, सीएम जो कर दे वो सही है। और सीएम ने अभी भी एक नया काम कर दिया, हड़ताल कर दी, बेड डॉक्टरों को कानून बना दिया। सीएम के पास जो दुरुपयोग करने की ताकत है, मंत्री के पास सदुपयोग करने की ताकत है, सीएम के पास दुरुपयोग करने की ताकत है। इसलिए सदुपयोग करने वाला आदमी संतुष्ट नहीं होता है, दुरुपयोग करने का अधिकार वाला ज्यादा संतुष्ट होता है। उसका अपना सेक्रेटरिएट होता है, हेलीकॉप्टर होता है, सारे मंत्री अटेंडेंस में रहते हैं, वो कैबिनेट को लीड करता है। वो बेचारा मंत्री कैबिनेट को अटेंड करता है, एक कैबिनेट को लीड करता है, एक कैबिनेट को अटेंड करता है, तो नेचुरली वही चाहेगा। इसलिए मंत्री बेचारे अगर मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो कोई गलत नहीं है। उनके मुंह से लात टपकती है सत्ता की, और फिर मुख्यमंत्री कितने कितने बड़े पाप और घोटाले कर देते हैं, उसकी जांच तो ऊपर करने वाला स्टेट में होता नहीं है। वहां तो हर मंत्री पर प्रधानमंत्री की नजर रहती है। हमारा ईमानदार कड़क प्रधानमंत्री बेईमानों को बर्दाश्त करता नहीं है। इसलिए वो उन बेचारों की इच्छा होती है कि हम स्टेट में चले जाएं। पर स्टेट में मुख्यमंत्री बनने के लिए सेंटर का मिनिस्टर होना कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है सेंटर का मिनिस्टर होना? कोई कतई जरूरी है। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा चालबाजी, चतुराई, होशियारी से विधायकों को बना के, राइट, और विधायकों के संपर्क में बात यहाँ ये है, हम इशारा ये कर रहे थे कि यदि आप में टैलेंट है और आपको एक मंत्रालय मिल गया है भारत जैसे बड़े देश का, आप क्या पता क्या कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, मीडियोक्रेसी बहुत भयंकर भरी हुई है और मंत्रालयों की इतनी बड़ी साइज है भारत की, लेकिन कुछ काम करते नहीं लोग, नाम ही भूल जाते हैं लोग। आज आप पिछली सरकारों में कई मंत्री ऐसे थे जिनके नाम ही नहीं पता हमको, कई विभाग तो ऐसे जिनको जानते ही नहीं लोग। तो क्या यह हाल है? सुभाष जी, मुख्यमंत्री के पास जो अधिकार है उसका 10% किसी केंद्रीय मंत्री के पास में नहीं। सबसे बड़ा रक्षा मंत्रालय किसके पास है आप जानते हो? पूछो क्या अधिकार है? वो अलग जमाना था जब मंत्री, इस बात से यहां सहमति इसलिए नहीं दी जा सकती कि यदि मंत्री में जान हो और मंत्री को काम करना आता हो। भारत की जनता इतनी पागल नहीं, भारत की जनता सब समझती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है। वो प्रधानमंत्री को भी इग्नोर कर सकती है। आप सच कह रहे हो सुभाष जी, काम करने की प्रतियोगिता नहीं है। हाँ, काम न करने की बात है, बस यही बात है, पद पे बने रहने का मामला है। मंत्री के पास में अधिकार ही नहीं है। वो अधिकार तो योगी हो जाएगा, योगी होगा तो प्रधानमंत्री सबकी ठोक देंगे, वेरी गुड, यू हैव डन गुड जॉब, ये रिवार्ड मिलेगा। काम का और इनाम तो स्टेट में ही मिलता है। जो स्टेट का मुख्यमंत्री होता है उसकी कभी केंद्रीय मंत्री से तुलना की ही नहीं जा सकती। ठीक बात है। बट ऐसे भी हैं साहब, उदाहरण के सिपाही से जनरल बने हैं लोग, तो ऐसी बात नहीं है, टैलेंट भी कोई चीज होती है। तो और प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी भी टैलेंट की वजह से ही वहां पहुंचे हैं, नहीं तो ऐसी कौन सी खासियत थी? टैलेंट ही तो है ही कि वहां आरएसएस में अपना इतना काम किया उन्होंने, अपना एक वो साख बनाई और साख बनाने के बाद मुख्यमंत्री बने। तो यही बात हम कहना चाहते हैं। ऐसे सुभाष जी, ऐसे टैलेंटेड चीफ मिनिस्टर हुए हैं। प्रताप सिंह कैरो, विधान चंद्र राय, उन्होंने मानी नहीं किसी की। वो प्रधान न तो वैसे मुख्यमंत्री रहे न वैसे मंत्री रहे। तुलना करते हो वर्तमान हालात की, तो वर्तमान हालात में तो मंत्रियों की हैसियत मुख्यमंत्री के आगे तुच्छ भी नहीं। इसलिए मुंह धो रहे हैं। राजस्थान में भी मुंह धो रहे हैं कुछ मंत्री,
बने हुए सेंट्रल मंत्री बनना चाहते हैं, चीफ मिनिस्टर। क्यों भाई, क्या अपनी मिनिस्टर से संतुष्ट नहीं हो? नहीं है वो लोग। अत्यंत सत्ता की लालसा और आकांक्षा, प्रशासन में अत्यंत अधिकार की इच्छा, इसके कारण वो लोग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कोई जनता की सेवा नहीं करना चाहते हैं। वरना आपने ठीक कहा है, एक ही विभाग का काम करे तो जनता की बहुत सेवा की जा सकती है। इट इज नॉट डिफिकल्ट। चलिए एक अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं और राजस्थान का ही मामला हम जानना चाह रहे हैं। राजस्थान में जो इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है कांग्रेस की, खासतौर पर हम बात करना चाहेंगे। कांग्रेस में आपको क्या लगता है कि आगामी चुनाव से पहले सचिन पायलट की जो भूमिका है वो क्या रहने वाली है? नहीं, अभी कांग्रेस का दुर्भाग्य मिटने का समय नहीं आया है, इसलिए सचिन पायलट के आने का चांस नहीं। जब कांग्रेस का दुर्भाग्य मिटने का समय आएगा तब सचिन को ढूंढ लेंगे। अभी तो कांग्रेस दुर्भाग्य में पीड़ित ही रहना चाहती, वो दुर्भाग्य से निकलना ही नहीं चाहती। कांग्रेस का नेतृत्व धृतराष्ट्र की तरह है। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं देखता था, ये आंखें होते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए सचिन पायलट को चांस दे दे या अशोक गहलोत देने दे, ये दोनों ही असंभव लगते हैं। ऐसी स्थिति में जैसा बीजेपी के लोग कहा करते हैं कि एक मिनी बस, ये बस में भरने लायक विधायक जीतेंगे, इस बात को कांग्रेस ने स्वीकार कर दिया। कांग्रेस मानती है कि हमें डूबना है। कांग्रेस जानती है मुझे तैरना तो आता है, ये 12 फुट पानी में भी डूबूंगा, 6 फुट में भी डूबूंगा, समुद्र में डूबूंगा, तो कांग्रेस का डूबना तय है। ऐसी स्थिति में आपका सचिन का नाम लेना उचित नहीं है। अगर सचिन को लाना होता तो साल भर पहले भी ले आते, 6 महीने पहले भी ले आते। ऐसी कोई स्थिति नहीं। स्थिति साफ है, अशोक गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होने की अधिकतम संभावना है। इसलिए बीजेपी को तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी सोते हुए भी जीत जाएगी, जगते हुए भी जीत जाएगी, दौड़ते हुए जीत जाएगी, भागते हुए जीत जाएगी। ये पड़ी रह जाएगी कांग्रेस, इसका कोई धनी दोरी नहीं रहेगा। मारवाड़ी के धनी दोरी नहीं रहेगा, वो स्थिति हो जाएगी। इसलिए आपका ये पॉजिटिव प्रश्न नेगेटिव उत्तर का बाध्य होता है कि सचिन को कोई अवसर मिले, इसकी संभावना नहीं है। और सचिन में वो दम नहीं है कि जाके इस्तीफा फेंक दे, रखो तुम्हारी कांग्रेस, तो शायद आला कमान में अकाल आ जाए। इतनी वो धमकी देना नहीं जानता है। धमकी दिए बिना काम होता नहीं है। तुलसीदास ने कहा था भय भी नो न प्रीत, कहा था ना, समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो राम को अग्निबाण निकालना पड़ा था। इस बेचारे सचिन के पायदल अग्निबाण है, वो निकालने की हिम्मत नहीं है। मैं तो जानता हूं अड़ियल आदमी है, 1 घंटा लगता है, सरकार बदलती कभी की, सबको मालूम था कि गहलोत के नेतृत्व 25-30 सीट आएगी और सचिन आया तो 60-70 सीट आए। रात तो फिर भी भाजपा ही, इसमें दो राय नहीं है, भाजपा की जीत तय है। क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम पर जब चुनाव होता है तो बाकी सब चमगादड़ नजर आते हैं। एक सूर्य नजर आता है, एक चांद नजर आता है, बाकी चमगादड़ नजर आते हैं और चमगादड़ रोशनी होती नहीं। राइट। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रीत। ये तुलसीदास जी ने लिखा। तो चलिए, आपने सुना, यह था आज का हमारा प्रोग्राम। और हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजनीति के चाणक्य पूर्व मंत्री चंद्रराज सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। तो आपने सुना राजनीति का ये जो अनुभव है, व्यक्तिगत अनुभव, सिंघवी साहब ने आपसे शेयर किया। आपने हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच। नमस्कार।